20,000 से ज्यादा बच्चों की शहादत, 20,000 खवातीन की शहादत इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी, तो क्या हमारा ये इज्तिमा उनको जगा सकेगा? नहीं जगाएगा। लिहाजा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैरत और हमीयत के तहत उठ खड़ा होना होगा। अगर कोई जमात या कोई हुकूमत इस्राइल को तस्लीम करने का सोच रही है, उनसे बेहतर ताल्लुकात का सोच रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की असास के साथ गद्दारी है। मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इन्विटेशन भेजी थी और वो नहीं थे। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको इन्विटेशन मिली है नहीं मिली, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई है कि उनको भी इन्विटेशन गई थी। सर, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से कोई दावत आई है आपको रूफ हसन के थ्रू? ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से शायद कोई हुई है, क्योंकि मैंने पता कर लिया था, रूफ हसन साहब ने भी मुझे कांटेक्ट कर लिया था। मैंने उनको कहा कि मुझे तो कुछ इन्विटेशन नहीं है, ना मुझे ईमेल आई है, ना कोई फोन आया, ना कोई मुझे व्हाट्सएप है, ना कोई कार्ड है। हम SIFC को भी रद्द करते हैं। हम आज ये जो फेडरल मिनरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड और क्या ये सब चीजें हम रद्द करते हैं। एक इदारे को हम मानने को तैयार नहीं। फौरी तौर पे ये एक्ट वापस लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फ़लस्तीन के ऊपर एक मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई है आज कौमी असम्बली से, लेकिन सवाल ये है कि क्या करारदाद से फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल हल हो सकता है। इस टाइप की अगर 2000 करारदादें भी आप पास कर दें, तब भी गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो कम नहीं हो सकती। जब तक मुसलमान उम्मा पावरफुल नहीं होगी, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के शो में। और आज पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस में रिकॉर्ड कायम हो गया। पिछले माह 4.1 बिलियन डॉलर्स आए हैं फॉरेन रेमिटेंस में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी कि बाहर से पाकिस्तानी पैसा ना भेजें, उसके बाद तो यहाँ पर रिकॉर्ड कायम होने शुरू हो गए हैं। तो क्या इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उसको मुस्तरद कर दिया पाकिस्तानियों ने? यह भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और US के कांग्रेसमैन आए हैं, उनका एक इशाइया था जिसमें स्पीकर साहब ने दावत दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs आ गए, आतिफ खान और अमजद खान, लेकिन क़यादत गायब थे। तो क़यादत को बुलाया नहीं गया था या क़यादत ने मुनासिब नहीं समझा कि इस इशाइये में शरीक हो। और ये जो 2 लोग आ गए, क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि हमारी क़यादत यहाँ नहीं आ रही? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ माइंस एंड मिनरल्स बिल है जो KP असम्बली से पास होना है, इसके ऊपर GUI ने एक पोजीशन ले ली है और ANP ने एक पोजीशन ले ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन हो सकती है? ये भी एक इशू जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर हैं। इनके साथ फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक, वकील भी हैं इमरान खान साहब, बुशरा बीबी के। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, GUI के साथ इनका ताल्लुक है। शेख साहब ये फरमाइए, ये जो रेमिटेंस है इसमें तो रिकॉर्ड कायम हो रहा है जी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे ज्यादा डायस्पोरा है, तो इमरान खान साहब की कॉल को मुस्तरद कर दिया लोगों ने। जावेद साहब, आपने बड़ा अच्छी बात की है। जब से खान साहब ने कहा है ना कि रेमिटेंस ना भेजें, उसी महीने उन महीनों से देखना है, हर महीने अगले महीने से ज़्यादा रेमिटेंस आ रही। लेकिन अब तो मकसद ये है कि सियासतदानों को हमको सीखना चाहिए कि वो बात करें जो कि अमल करवा सके ना, नहीं तो एक मजाक ही बनवाने वाली बात है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि टैक्स ना दें। टैक्स भी हमारा आप देख लीजिए कि 9,000 अरब पिछले साल था। ठीक है, 13,000 का अरब का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, लेकिन 12,000 अरब हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा 12,000, तो 33% ज़्यादा हो रहा है, ये 30% ज़्यादा हो रहा है। और GDP का परसेंटेज करें वो भी बढ़ गया है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब अभी देखिए ग्रोथ हमें लेना है। अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी MOU हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंशाल्लाह बढ़ेगी, लेकिन इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। महंगाई 0 हो गई है, ये ठीक है। पहले महंगाई से मुराद इन्फ्लेशन रेट, ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई तो है, वो तो पहले से है, और वो अभी कम होना। पेट्रोल की कीमत ये देखा जो ट्रंप ने फैसले किए, उससे पेट्रोल काफ़ी डाउन हुआ, और हमारे लिए पेट्रोल की बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि इंपोर्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे पेट्रोल की कीमत अभी 2-4 दिनों में कम होगी। तो उसके बाद फिर आप देखें फर्दर महंगाई में कमी होगी। बहुत अच्छा, हमें ये करना है, पॉलिसी रेट कम करना है। पावर का रेट आपने देखा बहुत
बड़ा हुआ ना, 7.5 रुपए एवरेज यूनिट कमी हुई। इजाफा भी तो आपने किया था ना? हमने किया था तो नहीं, हमने बिल्कुल हुआ था, उसी में बेहतरी कर रहे ना। वो हालात छोड़ के गए थे जो पीटीआई की हुकूमत, तो उस वक्त तो और कोई लेकिन ऐसा है ना, 15 जख्म लगा के एक के ऊपर पट्टी हमने देखे नहीं हमने क्या। जावेद साहब, हमने सारे जख्म नहीं लगाए, वो पीछे देख तो ली। जब जो हमने हुकूमत संभाली उस वक्त हाल क्या था, डिफॉल्ट हो रहा था बिल्कुल। पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल में। फिर वो ये कि फैसला तो आपका था, ना करते आप, अगर इतने बुरे हालात थे तो क्यों गवर्नमेंट के नीचे? क्यों नहीं? तो इसका मतलब हम चैलेंज को छोड़ दें, हम यानी बुरान में छोड़ दें। यही तो पॉलिटिशियन का काम होता है कि चैलेंज कबूल करें। अच्छा फैसला, वो एक ख्याल है लोगों का कि जो आप कॉल देते हैं उसका पाकिस्तान को फायदा हो जाता है। आपने अमेरिका के अंदर लॉबिंग की कि जी गवर्नमेंट को तस्लीम ना किया जाए। अब वहाँ से सेनेटर्स ने और कांग्रेसमैन ने आना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए यहाँ पे अमेरिकन, बड़े अरसे बाद, एक तातुल के बाद, और अब फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो गया। तो आपको कॉल देने का क्या फायदा होता है? शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेमिटेंस है वो क्यों ज़्यादा हुई है, आपको इसकी वजूहात देखनी पड़ेंगी। उसकी वजूहात ये है कि ख़ासकर जो हमारा ये रीजन है, पिंडी डिवीजन है, गुजरात है, जिसमें आपका इलाका भी शामिल होता है और KP के भी हमारे यहाँ पे रोज़गार ख़त्म हो गया है, हमारे यहाँ पे बिजनेस ख़त्म हो गई है। तो लोगों की डिपेंडेंस जो है वो सारी फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर है। और फिर यहाँ पे जो फॉरेन रेमिटेंस के यानी आपको जो डॉलर है उसकी एक्चुअल प्राइस दुनिया में 240 रुपये, हमारे 280 मिलता है, 290 रुपये मिलता है। सो एक तो वो रीज़न है कि यहाँ पे और कोई कारोबार नहीं है, तो फॉरेन रेमिटेंस तो इससे ही बढ़ती है। लेकिन रेमिटेंस क्या मुल्क की इकॉनमी का कोई एड करती है? नहीं। फॉरेन रेमिटेंस आती है, वो खर्च हो जाती है, लेकिन उससे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं होती। मुल्क की इकॉनमी स्ट्रेंथन होती है इन्वेस्टमेंट से। आप ये देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। अभी हुकूमत ने ओवरसीज का एक कन्वेंशन करा रहा है। आप वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद लंदन में है, ओवरसीज सारे इधर है। तो कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है? आपने कहा अमेरिका से जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनकी आप ज़रा देख लीजिएगा कि फिगर क्या है। वो आया था, जेरी शेरी आया था, क्या नाम है उसका, जेंट्री बीच। हाँ, वो जेरी शेरी वो भी भाग गया। तो इधर तो कोई इतनी खास तो इन्वेस्टमेंट हिस्टोरिकल लो है, फिगर्स हैं। आज में दो चीजें, आज जब आपके दौर में 31 बिलियन डॉलर रेमिटेंस हुई थी ना, आपने जश्न मनाया था, शायद आपको याद नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको अगर आपके पास फिगर्स हैं तो आपको फिर कॉल ही नहीं देनी चाहिए। उसमें हमारा जो रेमिटेंस जो सब हमारा ये भी ग्रोथ रेट 6.2 था हमारा, उसमें जो आखिर में हुआ था, पहले तो नेगेटिव पहले था, लेकिन हम नेगेटिव कौन छोड़ के गया था? हमने तो उसके ऊपर किया। गुजारिश ये है कि हमने जब जहाँ पे छोड़ के गए थे, शेख साहब चौथा साल है हुकूमत में, ये भूल गए हैं। और चौथा साल जब हुकूमत में हो तो फिर आप दूसरों पे तो नहीं इल्ज़ाम फेंक सकते। अब आपका जो आपने शायद इग्नोर कर दी है कि आपके रिसर्चर्स ने, जो आज गवर्नर स्टेट बैंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो चार्जशीट है वो पूरी। उन्होंने कहा जी कोई महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई 7-8% पे रहेगी। और महंगाई का जो कोई हमारे पास जो है वो इस तरह का हल कोई नहीं है। पावर सेक्टर की आपने बात की है, 7 रुपये कम किए, 7 रुपये लेवी कम किए, बुनियादी टैरिफ तो वहीं पे कम वही है। यानी अगर आप 65 रुपये चीनी बढ़ा के 24 रुपये कम कर देते हैं, इस तरह बिजली आपने कहा कि इतनी बढ़ा के आपने 20 रुपये से इसको बढ़ा दिया 87 रुपीज़ पे और 7 रुपये कम कर दिया। अब उसकी जो रीजनल देखना तो है ना, रीजन में बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में क्या प्राइसेस है, रीजन में हम भी आज भी सबसे महंगे हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उस मुल्क में। और फिर आप लास्ट सेंटेंस में आपकी इजाज़त से, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ना हो, जिस मुल्क में आपकी इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, अदालतें ना हो, स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ ना हो, टेररिज्म इतना पीक पे हो, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ठीक है, सो देयर ये गवर्नमेंट जो है मुकम्मल फेल है इस वक्त। ठीक है अफसर, देखें दो नैरेटिव्स हैं। एक तो ये गवर्नमेंट कहती है कि देखें जी आप हमारे फिगर्स देखें कितने अच्छे हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है फिगर्स को छोड़ें, आप ग्राउंड रियलिटीज देखें, ग्राउंड पे क्या। तो ये हल कैसे करेंगे मसला? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौधरी साहब बात बिल्कुल सही है। अगर आप टेक्निकल बात में पे चलेंगे तो सब कुछ अच्छा है, कोई नुकसान, कोई कमी, कोई कमज़ोरी, कोई तबाही, कोई बर्बादी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, हम तो आवाम के साथ मिलते हैं, आवाम के पास जाएंगे,
वहाँ लोग, कारोबारी लोग रो रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है कि कारोबार ख़त्म हो रहा है। हमारे साथ बिजनेसमैन लोग बैठते हैं, कारोबारी लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने यहाँ से निकलना है, हमने अपने कारोबार को शिफ्ट करना है मिडिल ईस्ट में, यूएई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, चाइना में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग, जापान में, उधर जाते हैं। क्यों भाई? कारोबार नहीं है। प्रॉपर्टी अगर आप देखिए वो कारोबार नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार नहीं है लोगों का। अगर किसी का कारोबार है वो बेचारे कहते हैं कि डर के मारे हम कारोबार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमसे भत्ता वसूल किया जाता है, कभी कानून के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता है, कभी वंडर टैक्स के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता है। डीआई खान में तो तालिबान ने मुझे कल एक बिजनेसमैन ने बताया कि मेरी 2 करोड़ रुपए की या 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है, मैं उसमें जा रहा हूँ, मैं फलान डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे पैगाम आया कि आपके पास 3 करोड़ या 2 करोड़ की गाड़ी है, पैसा बहुत है आपके पास, तो 1.5 करोड़ हमारी फीस बनता है। वो भी जो उन्होंने कहा कि मैंने वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अभी मैं आया हूँ इस्लामाबाद में। ठीक है। तो जब सूरत हाल ये हो तो उनको तालिबान ने कहा है, जिसने भी कहा है, मैं आपको यकीन से कहूँ, मैं आपको बता, जो गवर्नमेंट की छतरी में है, मैं फर्ज कर मैं कानून की छतरी में हूँ, आइन की छतरी में हूँ, आइन को भी मानता हूँ, कानून को भी मानता हूँ, FBI को भी मानता हूँ, पता नहीं चलिए किस चीज़ को मानता, सबको मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के हाथों महफूज नहीं हूँ। मुझे पता है मैं उन्हीं के हाथों महफूज नहीं हूँ। क्यों? मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, मेरी बिजनेस बहुत बड़ी है, मैंने ये फलान बिल्डिंग लिया है 7 अरब 20 अरब रुपए पे लिया है। अच्छा ये पैसा कहाँ से आया? अगर आपने इधर रहना है तो आपने इतना हमें भी खुश करना है, इतना हमें भी देना है। फिर उसके साथ क्या होता है, ये हमारा आंखों का देखा हुआ हाल है। तो जो कानून और आइन और इदारों को तस्लीम करते हैं, ठीक है, तो कारोबारी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी वहाँ भी महफूज नहीं है। आम आदमी बेचारा तो दर बदर फिर रहा है, चीख रहा है। और जो लोग कानून को नहीं मानते, मसलन आइन को नहीं मानते, वो तो वसूल करते ही है। यानी बलूचिस्तान में ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कि हमने पहले सुना ही नहीं था, अब वहाँ भी लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं। जब वो जाते हैं DC के पास, EC के पास, या वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट फौज के लोग हैं उसके पास जाते हैं, मिन्नत करते हैं कि ये हो रहा है, वो कहते हैं कि ये तो हमारा काम है नहीं, ये तो इंतज़ामिया का काम है। DC कहते हैं कि हम बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पैसा देना है, कोई 70 लाख रुपए देते हैं, कोई करोड़ देते हैं, रोड बनाते हैं, वो कहते हैं मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पीस भी देना चाहिए, हम क्या खाएं क्या पिए। तो जब सूरत हाल ये हो, ये बिजनेसमैन यहाँ से जाते हो, आप ज़रा रिसर्च करें, अपने उनको कह दे के रिसर्च करें कितने लोग गए हैं पाकिस्तान से पैसा निकाल के। यानी पाकिस्तान से बहुत से लोग गए, अब उन्होंने कारखाने बनाए अफगानिस्तान में, ठीक, कंदहार और काबुल और मज़ार और हेरात में, उधर बनाए पाकिस्तानियों ने, ठीक है, वो यहाँ से निकल गए, चले गए, शिफ्ट हो गए। तो अगर इतने अच्छे हालात हैं तो अफगानियों को क्यों नहीं लेते जो यहाँ पे महाजरीन हैं? वो अफगानिस्तान वसूल नहीं करता उनको। ये तो मसला है। 3.5 साल में, अभी 4 साल होने को है जो मौजूदा हुकूमत अफगानिस्तान में, अगर 15 साल और अफगानिस्तान को आप इसी हालत पर छोड़िए तो अफगानिस्तान पूरी दुनिया का, मैंने आपको कहूँ कि दुबई बनेगा। दुबई, वो वहाँ जो कुछ हो रहा है अभी डेवलपमेंट, उसके लिए खवातीन को एजुकेशन का अलाउ नहीं, वो आपकी बात सही है। अगर एक मसला, वहाँ लोग अमन और अमान से रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ लोग कारोबार खुश है, वो अपने घरों में महफूज है। अब अफगानिस्तान को चाहिए कि जो इधर तो खराब, अगर हमें फिक्र है एजुकेशन की, तो हमें इतना ही फिक्र दुनिया को, फिर गजा और फलस्तीन में खवातीन और बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका भी फिक्र होना चाहिए। इराक और शाम में जो कुछ हो रहा है उसका भी फिक्र होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं, दोनों ही गलत है, याद रखिए। देखिए, आप ये देखिए कि 45 साल अफगानिस्तान में लड़ाई, अब 3 साल से वो लोग आए हैं, वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे आगे। पहले हम अपनी मईशत को मजबूत करें, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करें, हम किस तरह मुंतज़िम, ये उनकी बात है, ठीक हो, बाकी वो जाने। और मेरा ख्याल है उनको पाकिस्तान का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कह रहा हूं, हाँ वो बात आप रोज इधर आते रहे। मैं एक बात आपको, मैं उसूली बात करता हूँ, जुज़ियात में नहीं जाऊंगी। जो भी पाकिस्तान में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में गड़बड़ करता है, जमीयत उलमा इस्लाम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे।
लेकिन ये बात भी हम करेंगे, जो अफगानिस्तान में मुदाखलत करेंगे उसको भी जमीयत उलमा इस्लाम सपोर्ट नहीं करेगी, एक बात। दूसरी बात यह, हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी पॉलिसी तो ये है कि हम इंडिया को दोस्त बनाना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि आइए मिल के चलें, और इसराइल के साथ भी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं कि ये मौलवी लोग खामखा इसराइल से दुश्मनी मोल ली है, दोस्ती का हाथ। लेकिन वो जो दोस्त है अफगानिस्तान में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और आपने कहा कि दोस्त है ये लोग, उससे आप दुश्मनी मोल लेते हैं। अच्छा, वैसे आप सब मौलाना गए थे वहां पे, आपको पता है मौलाना जो निगोशिएट की थी वो भी नाकाम हो गई थी। मुझे ब्रेक लेने दे। और कैसे शेख साहब, आपने सारा फलसफा सुना और वो बड़े क्लियर हैं सारे मामलात में। वो कहते हैं कि जब बिजनेसमैन ही यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो इकॉनमी कैसे चलेगी। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। कैसे शेख साहब, देखें जो इकॉनमी है ना, इसमें कोई शक नहीं कि फिगर्स भी बड़े मैटर करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड होता है वो ज्यादा मैटर करता है। और ग्राउंड की सूरत हाल फैसल साहब ने भी बताई, आपको हाफिज साहब ने भी बताई कि जब बिजनेसमैन ही कंफर्टेबल नहीं है, वो समझता है अफगानिस्तान ज्यादा बेहतर मुल्क है, और यहां से बकौल हाफिज साहब के कि लोग अफगानिस्तान जाके फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी? देखिए, दोनों हजरात मेरे को ठीक बात कर रहे हैं, मैं खुद इनसे एग्री करता हूँ। फिगर्स तो हमने बताई आपको, देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर करना होगा। वो अभी तक हमसे इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, 3 साल हुकूमत को हो गई। जो हमारे ग्रोथ की टारगेट थे वो एक तो बहुत कम है और वो भी वसूल नहीं है। नहीं, नाकामी है गवर्नमेंट की। वैसे नहीं, नाकामी नहीं कहना चाहिए। ये देखिए ना, बात ये कि तो कामयाबी तो नहीं हो सकती। मैं आपको बता, ये एक दिन की बात नहीं है, सब कंटिन्यूड हुकूमतों की बात है। 74,000 अरब रुपए का कर्जा है। कि कर्जा सिर्फ इन 3 सालों में नहीं, इस साल 5,000 अरब का फर्दर कर्जा लिया गया है, लेकिन 74,000 उसका सूद आपको पे करना है। उसका सूद, अब मेरा सारा कर्जा तो नहीं है, सारी ये जो 77-78 साल की हुकूमतें हैं उन्होंने, अब ये जो बात कर रहे हैं, मैं आज एक बिल पेश कर रहा था, हमारी मिनिस्ट्री कर रही थी, वो था सिंप्लीफिकेशन का। और ये आजकल भी किसी को काम करना हो ना, ड्रग के जो रूल्स हैं वो पूरे करते करते कोई नई रजिस्ट्रेशन आपने कराने 3 साल लगते, उतन तक उस वक्त तक ड्रग चेंज हो जाती है। सही बात। ये बीमारी वैसे खत्म हो ये आज मैं पेश कर रहा था, जो टाइम नहीं हुआ कि प्रोरोग हो गया। आज मेरा एजेंडा पे था कि मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए कह रहा हूँ कि कितनी हमारी पूरी मिनिस्ट्री कह रही है और उसकी जरूरत है। हमारे मुल्क में हर इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतने इदारे हैं, 220 इदारे हैं जो कि चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको कहते हैं उधर से इजाजत लो। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, हमें वो ठीक करना है और कर रहे हैं, हम उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि आवाम को जो सहूलतें रह जानी चाहिए। ग्राउंड रियलिटी जो है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कल बात ये की कि अगरचे कीमतें कम, महंगाई कम हुई है ना, लेकिन उसके बावजूद महंगाई में इजाफा महंगाई तो ये सही करें, महंगाई का इन्फ्लेशन, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड जो है। तो पहले था वो कोई 32 या 38% तक, अब वो महंगाई जो बढ़ रही है, जो बढ़ोतरी उसकी है ना, वो खत्म, तकरीबन खत्म। लेकिन ये 60 साल में नहीं हुआ, पहले ये पहली बार हुआ है। बढ़ोतरी हमारे यहाँ रही है हमेशा, बिल्कुल महंगाई है, बहुत ऊपर लेवल है महंगाई का पहले मामला से, लेकिन वो यानी अब अच्छा चलो वो तो हो गया। फिर अब हम बिजली की जो कीमतें सिर्फ बढ़ के कम हुई हैं, अभी भी सही कह रहे फैसल कि रीजन से हमारा जब तक कंपेयर नहीं करेंगे। और सोलर सिस्टम जो आ रहे हैं ना, सोलर की काफ़ी बिजली सस्ती हुई है, नई इंडस्ट्री वालों को सहूलत है। अब हमारे अपने जो जोन है, जोन भी मेरी मिनिस्ट्री में आते हैं, तो उसमें हमने बिल्कुल टैक्स यानी कहा है कि ड्यूटी मशीनरी पे नहीं लगेगी। 10 साल के लिए इजाज़त ली है IMF से, नहीं तो वो नहीं अलाउ कर रहे कि इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन हो। टाइम लगेगा इसको, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में कुछ हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्शन हमारी अच्छी है, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी करें। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो रेगुलेशन है, जो सुर्ख फीता है ना, वो कम होना चाहिए, कम नहीं कर सके अभी तक। आप ऐसे काम करवाए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स उन सबसे कारोबार करवाए, उन्हें कोई एक दुकान खोले तो अगर दादा हो गया होता क्या है। ये बड़ा अच्छा बताया आपने। फैसला ये बताइएगा कि ये जो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए थे उस पे 2 लोग चले गए आपकी पार्टी के, बाकी लोग गए नहीं। अब ये कंफ्यूजन है कि इन्वाइट किया नहीं किया, फिर मानते हैं कि हाँ इन्विटेशन आई थी लेकिन हमें वक्त पे नहीं मिला, तो बाकी 2 लोगों को वक्त पे कैसे मिल गया और आपकी क़यादत को कैसे वक्त पे कार्ड नहीं मिले? एक सेंटेंस में जो शेख साहब ने फरमाया है, देखिए
बात यह कि महंगाई की शरह वो कह रहे हैं कि उस पर आई, वो क्यों आई है? उसकी ये वजह नहीं है कि कोई इनकी कारकर्दगी है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। जब आप लोग खरीद ही रहे, और इम्पोर्ट भी इन्होंने बैन लगाया हुआ है, जब वो इम्पोर्ट पे बैन उठेगा तो फिर आप देखिएगा हशर नशर इकॉनमी का क्या होता है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, बात यह है कि जी हफ्ते वाले दिन इट वाज अ ब्रीफ सेशन अबाउट 1 आवर प्लस, कुछ 1.5 घंटे का। 3 जो सेनेटर्स डेलीगेशन आए उसमें जैक बर्गमैन है, ये वो सेनेटर हैं जिन्होंने जिनसे अलवी साहब और शहबाज गिल साहब ने मुलाकात की, तो उन्होंने फिर इमरान खान का ट्वीट भी किया। फिर टॉम्स सूजी हैं न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट्स हैं, और देन आप क्योंकि तारीख को समझते हैं, जैकी जैक्सन जो बहुत मशहूर सिविल राइट हैं एक्टिविस्ट हैं, उनके बेटे हैं थॉमसन जैक्सन, वो भी शिकागो से। 3 लोगों का वफद था और वो पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर ऑब्वियसली और टेररिज्म और ट्रेड के ऊपर उनका एजेंडा था। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो इन्विटेशन ऑब्वियसली मैं भी था, फवाद साहब भी थे, और 2 हमारे MNAs थे, और ये यूएस एम्बेसी में आतिफ खान और डॉक्टर अमजद साहब ये थे वहाँ पे। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो मिशन में होती हैं, जैसे जो इनकी अमेरिकन की और या वेस्टर्न जो ज़्यादा आप भी हो, तो वो कोई ज़्यादा हमारी तरफ से वो खाना वाना नहीं होता, वो एक गेट टुगेदर था। उस पर फिर जो चाय डे फेयर थी उनकी स्पीच थी, फिर डॉक्टर एक समीना हैं कोई गालिबन MNA नून लीग की, वो जो प्राइम मिनिस्टर की वो इंचार्ज भी हैं, आई डोंट नो शेख साहब नो हिम, वो उनके और तीनों सैनिटर्स ने वहाँ पे स्पीच भी दी और इंडिविजुअली भी बात हुई। तो उसके ऊपर जो लीडरशिप है, मुझे वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे नॉट ओनली द लीडर ऑफ द अपोजिशन द सेनेट और इन द नेशनल असेंबली, रादर जो पार्टी के लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी और उसको भी बुलाया गया था, बट दे डिड नॉट शो अप। अब उसकी रीजंस कुछ भी दे रहे हैं, वो मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि इनविटेशन नहीं मिला। पहले उन्होंने कहा इनविटेशन नहीं मिला, फिर उन्होंने कहा इनविटेशन लेट मिला हमें। दोनों सूरतों में देखिए, अगर इनविटेशन नहीं मिला तो फिर ये सवाल बतौर वर्कर मेरा ये है अपनी लीडरशिप से कि आप इतने इररिलेवेंट हैं कि आपको नहीं पता कि इतने इंपॉर्टेंट डेलीगेशन आए हैं, तो आपके जो ये फॉरेन जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से उसके साथ और स्पीकर साहब के साथ कर रहे हैं, और स्पीकर साहब के साथ जो शाइया था, उसके अलावा भी शाही हुए, एक शाही अभी भी हुआ है, आज भी हुआ है। उससे पहले एक जो न्यूयॉर्क के कोई VP हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के, और वो इनके कोऑर्डिनेटर भी हैं इस सेनेटर्स के, उनके घर पे भी खाना था, तो वहाँ पे भी नहीं आए। सो द क्वेश्चन इज कि जब वहाँ पे अलवी साहब लगे हुए हैं, डायस्पोरा कोशिश कर रहा है, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमदुल्ला साहब अगर अब JUI के जनरल सेक्रेटरी हों या चेयरमैन हो, या उस कैपेसिटी में इनको ज़रा और तरीके से फॉरेनर करते हैं। बाकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो ऑब्वियसली हमने जो रेस करना था उनके साथ किया, बट ये जो जैसे आतिफ खान जो हैं वो भी थे और डॉक्टर अमजद भी थे, अब उनको अगर टाइम से मिल गया तो बाकियों को तो मिल जाना चाहिए था। बहरहाल एक फियास्को हुआ है, बिकॉज आज इन माई ओपिनियन, मेरी ज़ाती राय में ये सियासी नाकामी है। मिलना चाहिए था वो इलेक्टेड डेलीगेट्स। फिर वो आज करतारपुर भी गए, उन्होंने पंजाब की और इधर से बाकियों से भी बातचीत की। आर्मी चीफ के साथ उनकी 1 घंटे की मीटिंग शेड्यूल थी, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई उनकी, और उसमें जो ज़्यादा फोकस रहा है वो ट्रेड एंड काउंटर टेररिज्म जो है उस पर काफ़ी उनका रहा है, जो ISPR की कोई प्रेस रिलीज भी आई। बट यू नो देखिए, एक ऐसी पोलिटिकल पार्टी जो कि ज़ेर-ए-ताब भी है, जिसकी ह्यूमन राइट वायलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, तो ज़रूरी होता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडल्ज करें। मुझे ब्रेक लेने थे आप साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि 2 चीज़ें सर। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हमें अमेरिका की कुछ ज़रूरत नहीं। दूसरी साइड पे मीटिंग्स की कोशिश की जाती है अमेरिका के अंदर, फिर यहाँ पे जब कांग्रेसमैन आते हैं यहाँ बुलाया नहीं जाता है, ये जाते नहीं, और फिर उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया जाता है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो अजीब सी कन्फ्यूजन है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप साहब, ये वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव क्या है? ये अमेरिका से कोई मदद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? वहां जाके लॉबिंग करते हैं, जब यहाँ पे आ जाते हैं तो मुलाकात नहीं होती, जब मुलाकात नहीं होती प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें इनवाइट क्यों नहीं किया गया।
जब ये कहा जाता है कि आपको तो इनविटेशन कार्ड मिले हुए हैं तो फिर कहते हैं अच्छा जी हमें वक्त पे नहीं मिले। देखिए चौधरी साहब, बात यह है, ये जवाब तो मेरे ख्याल में पिटाई वाले अच्छे दे सकते हैं कि एक तरफ आपने बात की कि वो एक उनका बयानिया एब्सोल्युटली नॉट का, वो भी एक तारीख का हिस्सा है माजी में, और दूसरी तरफ वहाँ अमेरिका में आपने कहा कि वो बाकायदा लॉबिंग करते हैं मिलने के लिए, उनके साथ साजबाज होने के लिए। फिर जब यहाँ आते हैं, फिर जब उनसे उनको मिलने नहीं देता है, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये है तज़ादात। इस तज़ादात की सूरत हाल में इससे इनकी अपनी सियासत को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक। और आप ख़ुद देख रहे हैं मीडिया पर मुख्तलिफ दोस्त अहबाब PTI के रहनुमा जो गए हैं वो कुछ कहते हैं, जो नहीं गए हैं वो कुछ और कहते हैं। तो ये एक मसला है, क्योंकि इनकी पार्टी का मसला है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक मसला अब तो इत्तेहादी है ना आपके, बोले नहीं, हम बिल्कुल PTI की इत्तेहादी नहीं है, ना अभी तक हम उनके इत्तेहादी बने हैं। अलबत्ता हमारे उनके दरमियान गुफ्तगू शदीद शुरू है, अभी जवाब उनकी तरफ से आना है, क्योंकि हमने जो कुछ कहना था वो कहा है, अभी बाल उनकी कोर्ट में है और हमारी जनरल कौंसिल का इजलास भी आ रहा है, ये तमाम चीज़ें उधर डिस्कस होगी। तो लिहाजा ये जो PTI के अंदर जो इंतशार है या जो तज़ादात है बयानात में या पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफ है, मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर बात करूँ। अलबत्ता ये एक उनकी तारीख़ का हिस्सा है और उस तारीख़ का हिस्सा रहेगी, इसकी इस्लाह इन्होंने खुद करनी है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए शेख साहब के ये अमेरिकन आए हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि जो पाकिस्तान का इमेज है वो अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। इसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो जाती तो क्या हर्ज था? आपको चाहिए था कि वक्त पे उनको इनवाइट करते, स्पीकर साहब ने इनवाइट करना था और स्पीकर साहब ने प्रॉपर इनवाइट नहीं किया, तो क्या हर्ज था इसमें? नहीं देखिए, ये मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर मुझे भी इनविटेशन तो नहीं आई, तो उनको चंद लोगों को इनवाइट किया गया होगा, हर एक को तो इनवाइट किया नहीं गया। और मुझे तो पता ही आपके थ्रू ये लग रहा है या मीडिया से पहले लगा है कि ये वफ्द आया हुआ है। तो देखिए वफ्द तो ये तो कहते हैं कि अमेरिका हमारी सपोर्ट में वफ्द भेज रहा है, तो वो इनसे खुद अपॉइंटमेंट करके मिलना चाहिए था ना। वो तो स्पीकर साहब के खाने की बात कर रहे हैं ना कि वहाँ इन्वाइट नहीं किया, उन्होंने चंद लोगों को इनवाइट किया, चंद को नहीं, एक लिमिटेड ही होता है, हमेशा ही इस किस्म की इनविटेशन ओपन तो होती नहीं है। नहीं देखिए, तो गौहर खान और सलमान अकर राजा साहब को छोड़ के आपने डॉक्टर अमजद को और साथ बुलाया आतिफ खान को, तो ये तो ज्यादती है ना सर? नहीं वो तो उसमें थे, अमेरिकन मिशन में थे, स्पीकर साहब का भी खाना था। अच्छा उसमें भी वही दो ये तो उसी तरह के है कि वो खाना जो था ना उसमें स्पीकर साहब को ये कहा गया कि आप इनवाइट करें अपने तौर पर, तो स्पीकर साहब ने कुछ लोगों को इनवाइट किया। मेरा ख्याल में मैं भी इतराज करूं, पार्लिमानी जो है ना एक कमेटी है, असल बात वही है कि कमेटी होगी किसी क्राइटेरिया से, स्पीकर साहब से पूछे ना, स्पीकर साहब से पूछे ना कि क्या किसको इनवाइट किया। मैं तो कह रहा हूँ मैं फेडरल, लेकिन स्पीकर साहब ने क्या होना साड़ी कहता नहीं क्यों बुलाइए तो इसलिए ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिन देखिए इनकी अगर हिमायत में सोचा तो ये जा रहा था ना कि अमेरिकन इनके लिए आएंगे या यहाँ आके लॉबी करेंगे, तो वो इनसे मिले ही नहीं है, या इन्होंने इनकी इन्विटेशन थी तो कोई तो वहाँ पे वो कहते रहे फ्री इमरान खान, हाँ जहाँ पे फ्री करवाना था वहाँ पे मिले नहीं तो कम इनसे कोई हालत से वो मिले, तो आर्मी चीफ से भी मिले जिस तरह आप कह रहे हैं, और स्पीकर साहब से भी मिले और सब, तो इनके यहाँ भी किसी न किसी तो मिलते ना। करतार सिंह भी गए, करतार सिंह करतारपुर गए, तो मकसद सिर्फ ये है कि ये अब मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ, स्पीकर साहब ने क्यों नहीं बुलाया या क्या क्राइटेरिया हुआ, सही बात, तो वही बता सकते हैं, क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा वैसे ये फैसला साहब ये फरमाइएगा कि ये अमेरिका जो है वो जाहिर है आपकी एक स्ट्रेंथ भी है, और जाहिर है ह्यूमन राइट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज उठाते हैं, और जो विल्सन टाइप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आप लोग भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, इवन वहाँ पे सदर आरफ अलवी साहब जाके वो बहुत लंबी चौड़ी खिताब कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, तो इसके बावजूद मसला हल नहीं हो रहा, तो वजह क्या हो सकती है? वो गरीब तो कर ही रहा है उधर, वो तो बेचारे हर कोशिश कर रहे हैं, आरफ अलवी साहब और वो पाकिस्तानी डायस्पोरा। अब इधर बंदे आए तो उनसे कोई मुलाकात ही ना करे, कोई दिलचस्पी ना। ओब्लिवियन एक वर्ड है, यानी आप किसी से ना बिल्कुल ही कदर ताल्लुक रहे, किसी की परवाह न करें, ये ऐसे नहीं होता। ये जो हाफिज साहब ने तज़ादात की बात की है ना, इसे हम जो
हमारी पीटीआई तो अभी कैद में है, इमरान खान साहब, हम भी इससे वरीड हैं वर्कर्स, क्योंकि हमारे पास कोई लायमल हमारी लीडरशिप देने को नाकाम है। कोई सियासी हल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ी जो इमरान खान साहब के साथ बहुत डिलिब्रेशन के बाद ये बात हुई कि हमने मुतहदा पोजीशन को साथ लेना है, मौलाना साहब के साथ मुलाकात, मैं खुद पैगाम भी लेके गया, खान साहब ने कहा, फिर हसद कैसे साहब उमर यूब की ड्यूटी भी लगी और वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब हम में से कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं कि उनको जरूरत है तो आ जाए। जरूरत तो हमारा बंदा अंदर है, उनको क्या जरूरत है? लीडर तो हमारा अंदर है, प्रॉब्लम में तो हम है। फिर हमारा दूसरा बंदा उठता है, वो कहता है जी हम तो एंगेजमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। तो फिर उस मौके पे मौलाना साहब का ये गिला तो दुरुस्त है ना कि फिर आप हमें एज ए बेट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट से हमें एज ए प्रेशर तो नहीं। तो फिर वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात आए, तहफ़्फ़ुज़ात आज तक एड्रेस नहीं हुए। जो रमज़ान से पहले ये इमरान खान साहब का जो प्रोग्राम मैं आपको बता सकता हूँ, बिकॉज ये था कि तहरीक का ऐलान हुआ, साथ में उन्होंने मुझे ये कहा और मैंने ये बाहर आके कहा कि तहरीक का तरीक़ाकार और तारीख़ ये मुतहदा पोजीशन अलायंस तय करेगा। दौरान रमज़ान हमारा उनके साथ अलायंस फॉर्म होना था। जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की मुलाकातें तवातर के साथ इमरान खान साहब के साथ होती रही, लेकिन उस दौरान भी तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया गया। मेरी मुलाकात कामरान मुर्तज़ा साहब से हुई, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जो आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे आप कोई हमें मैसेज कर दें, तो हमारे अकाबरीन ने वो भी करने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए जब मैंने और हाफिज साहब बतौर पार्टी हम एक दूसरे के मुतारिफ लड़े हैं, इलेक्शन लड़े हैं, शेख साहब के साथ इलेक्शन लड़े, जब हमने इत्तेहाद में जाना ना अपने मुतारिफ लोगों के साथ, तो फिर पॉलिटिकल डेलिकेसीज ज़रा बढ़ जाती हैं। फिर आपको जैसे असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ, मुश्तरका एलामिया हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर मौलाना साहब के पास गए, तो मौलाना साहब ने क्या किया, उन्होंने तमाम जो अपोजिशन थी उनको फ़ोन किए, सबको बुलाया, उन्होंने कहा कि हमारे वो अपोजिशन की मीटिंग को तबाह करने आ रहे हैं, लेकिन मैं रोक नहीं सकता, वो आएंगे। और उनको शायद कहा भी अब्दुल्ला साहब बेहतर बता सकते हैं। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रात को उनसे एग्री करके 14 नाम दे दिए कि जी हम जाएंगे। सुबह मौलाना साहब ने एक अफ्तारी के ऊपर ये गिला किया कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया और आप वहां पे बायकॉट कर दे, मुझे फोन कर देते, मुझे कॉल करते, शायद मैं मिला जाता, या मैं आपको कॉल। ये रेजर्वेशन इतनी बढ़ गई है, सही है, सॉलिड है और इमरान खान का बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। अब या तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है, यानी फिर बैठे रहें, कौन करेगा? मैं उससे करूँ कि वर्कर तो नहीं करने देंगे, मुझे वर्कर तो मुकाबले हो रहे हैं। आप सब आपके पास आना है कि अब एक और क्राइसिस आ रहा है, वो है माइंस एंड मिनरल्स बिल, कि मुझे लगता है कि गंडापुर साहब उसको मंजूर करवाना चाहते हैं, आप लोगों ने इनकार कर दिया है। तो अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ सकते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे आपसे ये फरमाइएगा, अभी ये माइंस एंड मिनरल्स बिल है, गंडापुर साहब ने मंजूर करवाना ही करवाना है, वो इमरान खान साहब के पास वो जाएंगे, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। अब अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ समझौता हो सकता है? फिर आप देखिए जावेद साहब, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। मार्च के महीने में गालिबन 9 मार्च को या 12 मार्च को बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान की जो माइंस एंड मिनरल्स उन्होंने बिल मंजूर किया, के लोगों ने भी वोट दिया, उन्होंने तो उस माइंस एंड मिनरल्स को का जनाजा निकाल कर उसको हड़प कर दिया गया। इसको हम कहते हैं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर एक डाका है। देखिए 18वीं तरमीम के तहत ये चीज़ें सूबाई हुदूद में आ गए, सूबाई खुद मुख्तारी का तकाज़ा है। अब आप 18वीं तरमीम जो आइन का हिस्सा है, एक सादा से कानून के ज़रिए आप आइन को सल्ब करना चाहते हैं, ये इख्तियारात आप वफाक को देना चाहते हैं और आपने दिए भी बलूचिस्तान असम्बली में। आपने मेरी पार्टी की बात की कि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वोट किया अपोजिशन में। मैंने सोशल मीडिया पर सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका नोटिस लिया है कि हमारी पार्टी में से, क्योंकि हमारे पार्टी अपोजिशन में जिसने भी इसमें हिस्सेदार हुए हैं या उन्होंने सपोर्ट किया है, क्यों किया है, उन्होंने इसका नोटिस दिया। अभी देखते हैं वहाँ जो अपोजिशन है वो क्या जवाब देती है। लेकिन बुनियादी और उसूली तौर पर जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले से ही
उसको रिजेक्ट किया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल के साथ हुआ, इसको हम डाका कहते हैं। ये आइन पर हमला है, ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है। इसी से तो मसाइल पैदा होते हैं। ये जो बलूचिस्तान में साहिल और वसाइल की बात हो रही है, हक की हाकिमियत और मिल्कियत की बात हो रही है, ये जो आप खामोशी के साथ इस किस्म की हुकूमतों, जो लोग इस पर एतमाद ही नहीं करते हैं, फार्म 47 की नुमाइंदे समझते हैं, आप उस हुकूमत के जरिए इसलिए बड़े बड़े फैसले करते हैं। बलूचिस्तान की आवाम इस किस्म के फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे, न खैबर पख्तूनख्वा के आवाम इस किस्म के फैसलों को तस्लीम करेंगे। जहां तक PTI की बात की अली बिन गंडापुर साहब की, वो तो फैसल साहब जवाब दे सकते हैं कि एक तरफ आपका बयानिया किया है, दूसरी तरफ आप कर क्या रहे। ठीक हो गया। शेख साहब थोड़ा टाइम रह गया, ये फरमाइएगा सर कि ये इतना बड़ा बिल है और सूबों की तरफ से इनकार हो रहा है, तो कैसे हो सकेगा फिर ये काम? देखिए जावेद चौधरी साहब, यही डायलेमा है। जब तक हम आपस में, अगर ये 18वीं तरमीम शुरू की और सूबों ने अभी तक देखे ना, उनके पास कैपेसिटी नहीं है ना, अभी तक कुछ डेवलपमेंट क्या हुआ, कोई आगे बढ़े इतना अरसे से, तो ये तो मिलजुल के करना पड़ेगा सबको। CCI की मीटिंग्स में तय करना पड़ेगा कि क्या, अगर सूबे कहेंगे तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, तो फिर ये माइन एंड मिनरल्स जो बाहर से कंपनियां आनी हैं, क्या वो इन्वाइट उनको कर सकते हैं? कई चीजें तो गारंटी कौन देगा? कई किस्म के मसाइल उसमें सूबा कैसे, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा दोनों का, बिल्कुल सूबे का राइट है, कर भी नहीं सकते जी, कर भी नहीं सकता। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, मस्ट ऐड, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया और ये अवाम को एतमाद में, जैसे नेहरू का मामला ना सिंध के साथ, देखिए पोलिटिसाइज मामलात है, इसमें हमारी हुकूमत हो या जो भी है, वैसे तो पार्टी का मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर कट सामने आया है कि जब तक इमरान खान साहब इसकी अप्रूवल नहीं देते, तो अली अमीन साहब ने भी ये कहा उस पर। लेकिन गुजारिश ये है सर कि ये अभी तक आपको जो है ना, जो इसके मुखालफीन हैं, उनका भी ये काम बनता है कि शिक वाइज बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और हुकूमत का काम है कि उसको एड्रेस करें। बिल्कुल ठीक। और ये वक्त खत्म हो गया। खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।